Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to study chapter 4, that is Consumer Equilibrium Indifference Curve for class 11th. Before this chapter, we studied chapter 3, that is Consumer Equilibrium Utility Analysis, where we learned how to measure consumer equilibrium using cardinal number, that is in the form of 1, 2, 3, etc. चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था। चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है। किस चीज का? अप्रोच का। किस चीज का? अप्रोच का। देखो एक मिनट, हमारा जो चैप्टर 3 था हमारा, वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो बेस्ड था हमारा कार्डिनल नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर? कार्डिनल नंबर्स के ऊपर। जबकि चैप्टर 4 हमारा किसके ऊपर बेस्ड? कार्डिनल नंबर्स के। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 4 है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? चैप्टर 4 किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्डिनल नंबर के। ऑर्डिनल नंबर्स के ऊपर बेस है। ठीक है ना? अच्छा, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर होता है 1 2 3 की फॉर्म में। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जहां पे आप इनको नंबर की फॉर्म में दिखाई नहीं सकते, आप क्या बोलोगे? दिस कैन बी लो, दिस कैन बी मीडियम, दिस कैन बी हाई। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो चैप्टर 3 और 4 का बेसिकली बेस क्या है? दोनों में अप्रोच का बेस है। चैप्टर 3 में जो हमारी कार्डिनल नंबर की जो अप्रोच थी, ये किसने बेसिकली इंट्रोड्यूस करी थी? ये करी थी हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। बहुत ही प्रोमिनेंट एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जिसका नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद हमारी जो सेकंड अप्रोच है, कौन से? ऑर्डिनल मेजरमेंट की, ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? ये करी है जे आर हिक्स ने। जे आर हिक्स ने। तो आज हमें क्या पढ़ना है? जे आर हिक्स की जो थ्योरी है इनडिफरेंस कर्व, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो, इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3। अब कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे को एक एप्पल को खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिला, या दो मिला, या तीन मिला। आप इतना बोल सकते हो कि मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला या ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो इस चीज को बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम क्या था? जे आर हिक्स, स्टेटेड दैट यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल मेजरमेंट ओनली। इन्होंने क्या बोला कि देखो, अगर हमें अपनी यूटिलिटी को या फिर हमें अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर मेजर करना है, तो सिर्फ हम कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे अपने ऑर्डिनल मेजरमेंट का। ठीक है, कार्डिनल नंबर में आप अपनी बुकिश लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन वन सॉरी इन कार्डिनल नंबर, दैट इज 1 2 3 4। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी यूटिलिटी को किसी को ये बता सको कि मेरे को एक एप्पल खाने के बाद एक मजा आया कि दो मजा आया। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द इंटायर बेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट some different concept of consumer equilibrium, like सबसे पहले हमें क्या समझना है? आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। ये तो दोनों चैप्टर का बेस है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या था? चैप्टर 3। आईसी एनालिसिस क्या है? चैप्टर 4। दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस हमें दी थी किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। एंड आईसी एनालिसिस के बारे में हमें किसने बताया था? जे आर हिक्स ने बताया था। ठीक है, दोनों ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हमारे। इसके बाद व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद हमें समझना है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। फिर हमें यह समझना है कि आईसी एनालिसिस के लिए किन किन अजम्पशंस का होना जरूरी है, या फिर आईसी एनालिसिस कौन से अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर हमें इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है क्या है करके। फिर हमें इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि आईसी की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, मैनी टाइम आपके पेपर में क्या आ जाता है? आईसी कप की प्रॉपर्टीज लिखने को आती है। ठीक है, कि क्या हमारे आईसी कप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड लॉन्ग आंसर है बेसिकली ये। फिर तुम्हारा अलग से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। ठीक है, आपका जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ये डिक्लाइन क्यों होता है, इसके बारे में टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कंज्यूमर बजट के ऊपर कि कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट से कंज्यूमर सेट बनता है, कंज्यूमर लाइन बनती है। ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि किस किस केस में या कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिन्हें हम अटेनेबल बोलते हैं, एंड कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम नॉन अटेनेबल या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। बेसिकली ये क्या है? मेरे पूरे चैप्टर का रोड मैप है, जिसको हम क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। एंड ये सारे के सारे टॉपिक किससे रिलेटेड है? आईसी कर्व से, इंडिफरेंस कर्व से। एंड इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी थी वो हमें किसने दी थी? जे आर एक्स ने दी थी। ठीक है,
आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 का जो बेस है वो समझ में आ गया होगा कि क्या है या क्या नहीं है करके। ठीक है, एक बार फिर से हम अपने इस पूरे चैप्टर का बेस क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं कि क्या है चैप्टर 3 क्या था, चैप्टर 4 क्या था। ठीक है, जिससे कि हमारे माइंड में कभी भी कंफ्यूजन ना रहे इन दो चैप्टर्स को लेके कि क्या था या क्या नहीं है करके। इसमें देखो, चैप्टर 3 ये क्या था आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस की जो हमें थ्योरी थी, ठीक है, या इसके बारे में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है। पहली क्या थी हमारी, कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट किस चीज का, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का। एंड दूसरा था हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट की जो थ्योरी थी वो हमें किसने दी थी, ये हमें दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। कौन थे ये, एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने। इसके अलावा जो ऑर्डिनल मेजरमेंट की जो हमें थ्योरी है ये किसने दी है, जे आर हिक्स ने। ठीक है, इन दोनों थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस रहा है, इन दोनों थ्योरी के बीच में डिफरेंस रहा सिर्फ अप्रोच का। किस चीज का, अप्रोच का। हमारे एक इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि हम जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है अप्रोच का, एक इकोनॉमिस्ट ने हमें क्या बोला कि हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या हम अपनी जो यूटिलिटी है उसे कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है ना, इन्होंने बोला कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में। जबकि दूसरे जो हमारे इकोनॉमिस्ट रहे कौन, जे आर एक्स, इन्होंने बोला कि नहीं ये चीज क्या है, गलत है। हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या जो हम अपनी यूटिलिटी लेवल है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में। हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन कैन बी लो, कैन बी हाई, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, एक नई अपनी थ्योरी बेसिकली लॉन्च करी, जिसमें इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है आप उसको किससे मेजर कर सकते हो, आईसी कर्व की मदद से मेजर कर सकते हो। इसी के ऊपर हमारा क्या हुआ, चैप्टर 4 का क्या हुआ, फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये क्या था, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 4 तक की जर्नी है। अभी हम समझते हैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस क्या है, डिफरेंट है किससे, यूटिलिटी एनालिसिस से। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था किसके रेफरेंस में, यूटिलिटी एनालिसिस के। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज दैट इट इज बेस्ड on the assumption of cardinal measurement of utility, that utility can be expressed in terms of cardinal number like 1 2 3। इसने क्या बोला, इससे पहले हमने जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पढ़ा वो किसके रेफरेंस में पढ़ा, यूटिलिटी एनालिसिस के। जो बेसिक लिमिटेशंस थी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा यूटिलिटी एनालिसिस का, वो क्या रहा था, वो ये था कि हमारी जो यूटिलिटी एनालिसिस थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, कार्डिनल मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जो यूटिलिटी है हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने क्या करा, इस थ्योरी को ही डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन कार्डिनल नंबर्स, instead it is based on the concept of ordinal measurement of utility। उन्होंने बोला कि क्या, आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने क्या बोला, जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या है, कार्डिनल नंबर पे मेजर नहीं हो सकती। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट से ही मेजर की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो। इन्होंने क्या बोला कि यूटिलिटी को आप हाई और लो में रैंक कर सकते हो, बट कभी भी 1 2 3 की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। इस वाली चीज को हमने 3 बार पढ़ लिया। आई होप अब तुम्हें लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है ना, आईसी एनालिसिस हमारी यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे अलग है। आईसी एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर। एंड हमारी यूटिलिटी एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड थी, बेसिकली हमारे कार्डिनल नंबर के ऊपर।
तो अभी जब हमने इतनी बार समझ ही लिया तो अब हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि आईसी कर्व क्या होता है करके, ठीक है। इससे पहले यूटिलिटी एनालिसिस हम चैप्टर 3 में पढ़ के आ रखे हैं अच्छे से। अभी हमें समझना है कि इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। इसकी शेप कैसी है, इसका सेट कैसा होता है, इसका टेबल कैसा बनेगा, तो इन सब चीज के बारे में। समटाइम आपके एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर में ये डेफिनेशन लिखने को आ जाता है कि बताओ व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इस तरीके से पता होनी चाहिए। एंड जब भी डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, तो हमेशा प्रीफर किया करो, अगर उसका डायग्राम है तो उसका डायग्राम जरूर से बनाओ, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर डेफिनेशन से ज्यादा जो रेलिवेंस होता है वो किसका होता है, उसका डायग्राम का होता है। आप डायग्राम से इजीली समझा सकते हो कि आप एक्चुअली में क्या कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है। An indifference curve is a chart showing various combinations of two goods or commodity that leave the consumer equally well off or equally satisfied. क्या इसने बोला, इसने बोला एक इनडिफरेंस कर्व क्या है, चार्ट है। इनडिफरेंस कर्व क्या है, इस तरीके से चार्ट है या इस तरीके का एक अरेंजमेंट है जो कि शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन को। वेरियस कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, किस चीज के, टू गुड्स के, किस चीज के, टू गुड्स के। और कॉमोडिटी दैट लीव द कंज्यूमर इक्वली वेल ऑफ और इक्वली सेटिस्फाइड। अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से देखें कि क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो इसको एक चीज समझते हैं। सपोज करो कि आपके घर में क्या है, 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, 3 मैंगो रखे हुए, मैंगो 1, ठीक है, मैंगो 2, एंड इसमें क्या है, मैंगो 3। एंड इसमें 3 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, चॉकलेट 1, चॉकलेट 2 एंड चॉकलेट 3। आप लोगों को मैंगो और चॉकलेट क्या है, इक्वली पसंद है। आपसे बोला जाता है कि या तो आप 2 मैंगो लो, ठीक है, और एक ही चॉकलेट लो, या फिर आपसे बोला जाता है कि 2 चॉकलेट लो या फिर एक ही मैंगो लो, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक चीज बताओ, आप कौन से वाले कॉम्बिनेशन को चूज करोगे, आप उस वाले कॉम्बिनेशन को चूज करोगे जिसमें क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। बट इन डिफरेंस कर क्या कहता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम होना चाहिए। कैसा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ चार्ट शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन, ये क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स क्या थी, मैंगो एंड चॉकलेट, ऑफ कॉमोडिटी दैट लीव द कंज्यूमर इक्वली वेल ऑफ, जो बराबर का सेटिस्फेक्शन दे हर एक केस में, ठीक है। Hence indifferent कहते हैं when it comes to having any combination between the two items that is shown along the curve। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें समझना है ये कर्व क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ये कौन सा एक्सिस होता है हमारा, वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस। अभी हमें इसमें समझना है कि क्या है करके। ये गुड ए है, ये गुड बी है। यहाँ पे क्या है, मान लो कुछ इस तरीके से वैल्यू है, ये 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ये हो गया। आपसे क्या बोला गया, या तो आप 2 मैंगो ले लो, मान लो यहाँ पे गुड की जगह क्या है, ये मैंगो ही है, ठीक है। यहाँ पे गुड की जगह क्या है, ये चॉकलेट है। आपसे बोला गया या तो आप 2 मैंगो लो, ठीक है, तो चॉकलेट कितनी मिलेगी, सिर्फ एक। तो 2 मैंगो एंड एक चॉकलेट का कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेट है ना। फिर इसके बाद हमने बोला या तो आप एक काम करो, फिर 2 चॉकलेट ले लो और एक मैंगो ले लो, है ना, एक मैंगो या 2 चॉकलेट ले लो। तो हमने क्या करा, एक मैंगो पिक करा और एक चॉकलेट पिक करा। यहाँ पे और यहाँ पे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। दोनों ही केस में मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो कर्व की मदद से, क्या करते हो, इन पॉइंट्स को अगर आप एक कर्व की मदद से मिला देते हो, तो वो जो कर्व बनेगा उसे क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज समझने वाले हैं कि इनके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर एक पॉइंट पे सेम होंगे। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक जगह पे आपका क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। आई होप इन डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन एंड शेप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा क्या है, पूरा चैप्टर बेस्ड है। चलो अभी हमें इसमें समझना है कि पॉइंट टू बी कंसिडर्ड कौन कौन से पॉइंट है जो हमें आईसी कर्व को पढ़ते समय समझ में आने चाहिए, ठीक है। एंड इन डिफरेंस कर्व शोज, अगर आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना पूछता है कि व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व, तो आप क्या करो, डेफिनेशन लिखो और उसके बाद उसके साथ उसका डायग्राम अटैच कर दो, ठीक है, छोटे से एग्जांपल के साथ, तो ठीक है, वो 2 नंबर में इनफ है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, वो इलेबोरेट करने के लिए बोलेगा कि आपको ठीक है से उसको डिटेल्ड मैनर में समझाओ, तो इन दैट केस आपको पॉइंट भी उसके क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए ये वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो समझते हैं कि क्या है पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। एन आईसी कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसने क्या बोला, जो आईसी कर्व है वो किसके कॉम्बिनेशन को शो करता है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को। जैसे अपने वाले एग्जांपल में कहते हैं मैंगो और चॉकलेट इन वेरियस क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटी में, जो कि क्या करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। क्या देगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा।
ठीक है, यही तो हमारे वाले केस में भी था। एक ऐसी कर्व शो कर रहा था दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को वेरियस क्वांटिटी में, जो कि क्या करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। इट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब द पॉइंट where individual have no particular preference for either one good or another based on their relative quantities। इसने ये भी बताया कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कि जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसमें दोनों गुड्स को लेके जो प्रेफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है आपकी। ठीक है, तभी तो आपको दो चॉकलेट या दो मैंगो में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। अगर आप दो मैंगो का कंजम्पशन करते हो तो भी आप उतने ही सेटिस्फाइड हो जितना आप दो चॉकलेट के कंजम्पशन से सेटिस्फाइड थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज यूज इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब द पॉइंट वेयर इंडिविजुअल हैव नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो कंज्यूमर है, उसकी क्या है, कोई भी पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं होती किसी भी गुड्स को लेके। ठीक है, along the curve a consumer thus have an equal preference for the various combination of goods shown। इसने क्या बोला, कर्व में जो कंज्यूमर होता है उसकी इक्वल प्रेफरेंस होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेके क्या है, उसकी सेम प्रेफरेंस है। टिपिकली इंडिफरेंस कर्व आर शोन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स की शेप आपको पता है कैसी होती है, कॉन्वेक्स की शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी है ना, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इसकी शेप ऐसी होती है। तो हमारी आईसी कर्व की भी तो शेप ऐसी होती है, ऐसी, है ना। तो ये क्या होता है, ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स हो जाता है। ये हमारा ओरिजिन है, इसकी तरफ को क्या हो जाता है, ये कॉन्वेक्स हो जाता है, मतलब इसकी तरफ को झुक जाता है। अगर हम इसके रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, बट हमें क्या करनी है, सिर्फ आईसी कर्व की शेप पढ़नी है। तो आईसी कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। एंड नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट। और कभी भी अगर एक ही हम आईसी कर्व पे, सॉरी, एक ही हम एक्सिस पे क्या करें, दो आईसी कर्व बनाए, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, इसको हम आगे भी समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड में हमें क्या क्या पड़ा है। पहले तो हमारे दो कॉम्बिनेशन के गुड्स होते हैं जहां पे हमारे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होता है। दूसरा, कंज्यूमर की कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती गुड्स को लेके। तीसरी हमारी क्या है, हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। फोर्थ क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ये क्या है, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ इंडिफरेंस कम। इसके बाद हमें समझनी है अजम्पशन। देखो, अजम्पशन तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आईसी कर्व को समझने के लिए कि हमारा जो आईसी कर्व है वो कौन सी अजम्पशन पे बेस्ड है। तो अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसने क्या बोला, आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। कितनी अजम्पशन है, टोटल 5। ठीक है, कितनी अजम्पशन है आईसी की, 5 अजम्पशन है। वन बाय वन पढ़ते हैं क्या क्या है। पहली है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ, देखो एक छोटी सी चीज समझते हैं। यहाँ पर हम दो गुड्स के सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि सपोज करो एक चॉकलेट है और एक क्या है, मैंगो के सेटिस्फेक्शन की बात करें। अगर मान लो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, क्या तब भी उसका सेटिस्फेक्शन हमारे मैंगो चॉकलेट पे सेट होगा, नहीं। इन दैट केस वो क्या करेगा, अपनी जो डिजायर है उसे बढ़ा देगा। ठीक है, इसका मतलब उस अपनी जो डिमांड है उसको चेंज कर देगा। तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, इन दैट केस उसका चेंज हो जाता है। अगर आप अपने भी केस में देखोगे, अगर आपकी इनकम, मान के चलो कि आज की डेट में आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपीज है, और आपकी एक महीने बाद चेंज होगी, वो कितनी हो जाएगी, 2000 होगी। तो क्या आप हमेशा उन्हीं गुड्स का कंजम्पशन थोड़ी करोगे जो पहले कर रहे हो, आप अपने कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। ठीक है, मतलब अपने जो कंजम्पशन है उनको क्या करोगे, इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड की तरफ क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो इसने बोला कि आईसी एनालिसिस की पहली एजम्पशन क्या है, कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। मतलब आपकी मनी इनकम जो है वो चेंज नहीं हो रही, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तभी हम उसके कॉम्बिनेशन को, सॉरी, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को समझ सकते हैं। पहली एजम्पशन क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। सेकंड क्या है, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। हम सिर्फ उन्हीं गुड्स के केस में अपना आईसी कब लगा सकते हैं जहां पे हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो। या सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये हो गया कि इस तरीके के गुड्स हो कि आपको उनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम लगता है। जैसे मान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि टी एंड कॉफी क्या है, आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। लेकिन अगर किसी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसे कोल्ड ड्रिंक को और टी को कंज्यूम करके भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इन दैट केस उसके लिए वो दोनों भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, हमारी जो बुक्स में हमें समझाया जाता है या सिखाया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि टी एंड कॉफी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन नहीं, अगर आपको दो गुड्स को कंज्यूम करके सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आपके लिए वो दोनों गुड्स आपस में क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएंगे। द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। तभी तो आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कंपेयर कर पाओगे, है ना। इसके बाद, द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है दो गुड्स के लिए क्या कैसी है, वेल डिफाइंड है।
ठीक है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना, वो किस कॉम्बिनेशन में वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he has more of it. More of a good always gives more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preferences for a good. इसका मतलब क्या है, समझते हैं वन बाय वन। कहते हैं इसकी जो इंटेंसिटी होती है किसी भी डिजायर, किसी भी गुड्स को लेके, मतलब वो इंक्रीज हो जाते हैं जब उसके पास क्या होती है, कोई चीज कम होती है। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, 10 चॉकलेट है, ठीक है, तो आप सोचते हो यार थोड़ी और होनी चाहिए थी। ठीक है, आप क्या सोचते हो, थोड़ी और होनी चाहिए थी। जबकि अगर आपके पास ये 10 की जगह कितनी हो जाएंगी, 1,000 हो जाएंगी, क्या आप तब भी सोचोगे कि आपके पास और होनी चाहिए थी? नहीं। इन दैट केस क्या होता है, आपकी जो इंटेंसिटी होती है उस गुड्स को लेके थोड़ी कम हो जाती है, अब आपको वो चीज उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी वो पहले लगती थी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। जब उसके पास वो कम है तब वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी। हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड विल डिक्रीज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। जब उसके पास वो ज्यादा होगी तो फिर उसके लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे एक छोटी सी चीज समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी चॉकलेट ही नहीं खाई, या केक या पेस्ट्री नहीं खाई, तो उनकी डिजायर हमेशा होती है कि उनको क्या मिल जाए, पेस्ट्री मिल जाए, केक मिल जाए, जिससे वो क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। फिर एक खाने के बाद उनको लगता है दूसरा मिलना चाहिए, तीसरा मिलना चाहिए, चौथा मिलना चाहिए, इस तरीके से उनको क्या है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वो जिन्होंने उसको मैनी टाइम क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया, अब उनको ऐसा नहीं लग रहा, उनको लगता है कि ठीक है यार, अब मेरे को इसके कंजम्पशन को क्या है, रोकना है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी क्या है, ह्यूमन की एक टेंडेंसी है। ठीक है, तो मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, इसी को क्या बोला गया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोला गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, द कंज्यूमर इज रेशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर है हमारा वो कैसा है, रेशनल है। कंज्यूमर कैसा है हमारा, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। एक रेशनल कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर होता है जो कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजीली या फिर नॉर्मल वे में क्या कर सके, कन्वे कर सके। ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं इसमें, सॉरी, हमारी जो पांचवी जंक्शन है वो क्या है, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल। और वो हमेशा क्या करे, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम करने के लिए काम करे। अगर वो इतना कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, कंज्यूमर कैसा है, रेशनल है। एक बार अपने पांचवें जंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। मनी इनकम आपकी चेंज नहीं होने वाली है। अगर मनी इनकम चेंज होती है तो आपका जो डिमांड है वो गुड्स को लेके चेंज हो जाती है, एंड डिमांड्स के चेंज होने से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहली हमारी एजम्पशन ये हो गई। सेकंड एजम्पशन में कहते हैं जो कंज्यूमर है वो उन्हीं दो गुड्स के बारे में बात करें जो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जैसे मान लो कार और मैंगो को नहीं कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। आपकी जो प्रेफरेंसेस है दो गुड्स को लेके वो कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, जहां पे अगर आपके पास गुड्स कम है तो डिजायर ज्यादा है, गुड्स ज्यादा है तो डिजायर कम हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल। इसका मतलब कि वो हमेशा किस चीज के ऊपर वर्क करे, वो वर्क करे किसके ऊपर, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करने के ऊपर। अभी हमें क्या समझना है, इनडिफरेंस सेट क्या होता है एंड इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। अभी हमने क्या समझा, अभी तक का हमारा जो बेस रहा वो ये रहा कि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 से कैसे अलग है। फिर इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व को बनाते समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, एंड इसके बाद हमने उसके अजम्पशंस पढ़े थे। अभी हमें समझना है इनडिफरेंस सेट क्या होता है एंड इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। ठीक है, मतलब ये उसी सीरीज में क्वेश्चन आगे चल रहा है अभी। देखो, इनडिफरेंस सेट एंड इनडिफरेंस कर्व को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले एक जनरल मीनिंग या जनरल एग्जिस्ट ले लेते हैं कि क्या है करके। तो कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम, हिज गिवन इनकम अक्रॉस गुड्स ए एंड बी। ठीक है, इसने क्या बोला कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट है, बेसिकली वो क्या है, इसने बोला एक सिचुएशन लो जहां पे एक जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करने अपनी इनकम को किस चीज के ऊपर, गुड्स ए के ऊपर एंड गुड्स बी के ऊपर। गुड्स ए को मान लेते हैं कि मैंगो के बारे में बात किया गया है, गुड्स बी को मान लेते हैं कि ऑरेंज के बारे में बात करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये देखो कि आपकी सारी के सारी एजम्पशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर एजम्पशन फुलफिल नहीं है तो आईसी कर्व वहां पे फेल कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे दो गुड्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, कंज्यूमर हमारा कैसा है, रीजनल है, ये भी ठीक है। और लास्ट में हम ये मान के चल रहे कि हमारी
जो गुड्स हैं ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसिडर दीज गुड्स एज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, हम ऐसे मान के चल रहे कि जो हमारे गुड्स हैं ये कैसे आपस में सब्स्टिट्यूट है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंज को समझते हैं कि कैसे कैसे हमें करना है करके, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिए हुए हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। कितने कॉम्बिनेशन है टोटल, 5। पहले वाले कॉम्बिनेशन में ऐसा बोला जाता है कि देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो एक मैंगो को पिक कर लो और उसके साथ 14 ऑरेंजेस को पिक कर सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे ने पिक कर लिया मान लो। एक सेकंड बच्चा जिसका नाम क्या है बी, उससे बोला जाता है कि आप एक काम करो, नंबर ऑफ मैंगोज आप कितने पिक करो, 2। लेकिन इन दैट केस आपको ऑरेंजेस कितने मिलेंगे, सिर्फ 9 मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक तीसरे बच्चे से बोला गया कि आप क्या करो, नंबर ऑफ मैंगोज आप चूज करो 3, एंड इसके साथ आपको ऑरेंजेस कितने मिलने वाले हैं, सिर्फ 6। फिर एक फोर्थ बच्चा था जिससे बोला गया, जिसका नाम क्या है डी, उससे बोला गया कि आप क्या करो, नंबर ऑफ मैंगोज कितने चूज करो, 4। बट इन दैट केस आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी कितने मिलेंगे, 4, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर नंबर ऑफ 5, सॉरी जो स्टूडेंट है 5वें नंबर पे, इससे बोला गया कि आपको नंबर ऑफ मैंगोज कितने चूज करने हैं, 5, एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने चूज करने हैं, 2। अब यहाँ पे हमें पता है एक चीज समझनी चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जब आप इनको कंज्यूम करोगे, ठीक है, मान लो कि आप ये 5 फ्रेंड हो, ठीक है, जब आप इनको कंज्यूम करोगे तो आपको कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो पहले वाले बच्चे का जो सेटिस्फेक्शन है, इस कॉम्बिनेशन को जो सेटिस्फेक्शन है, एंड इस कॉम्बिनेशन का जो सेटिस्फेक्शन है, इस कॉम्बिनेशन का जो सेटिस्फेक्शन है, और जो इस वाले कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन है, ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, मैजिक है किसका, आईसी कर्व का। इन्होंने बोला कि सारी बार में आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम होना चाहिए। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं तो इंडिफरेंस कर्व काम नहीं करेगा, इंडिफरेंस सेट जो है वो गलत इंडिफरेंस कर्व को बनाएगा। तो यहां तक समझ में आया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या हुए। अभी हम इसका इंडिफरेंस कर्व सीखते हैं कि कैसे बनेगा। देखो कॉम्बिनेशन A B C D and E are specified by the consumer according to his scale of preferences for the two goods। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे वो बच्चों ने किस हिसाब से चूज करे, बच्चों ने इस हिसाब से चूज करे। मान लो किसी को बहुत ज्यादा मैंगो पसंद नहीं है तो उसने क्या करा, ऑरेंज पसंद कर लिया। किसी बच्चे को क्या है, ऑरेंज ज्यादा सॉरी मैंगो ज्यादा पसंद है तो उसने ऑरेंज को कम चूज करा, ठीक है। बट सेटिस्फेक्शन लेवल मस्ट बी सेम। तो इसने यहाँ पे क्या बोला कि बच्चों ने किस हिसाब से चूज करे, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस के हिसाब से। किसके हिसाब से, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस के हिसाब से। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अभी हमने समझा कि कितने कॉम्बिनेशन थे, टोटल 5 कॉम्बिनेशन थे। 5 के पांचों कॉम्बिनेशन हमें क्या है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो दैट कॉम्बिनेशन ए का जो सेटिस्फेक्शन है बराबर है कॉम्बिनेशन बी के, इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन सी, इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन डी, एंड इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ई, ठीक है। इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ई, हर बार में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। As there is no difference among combination A, B, C, D, and E, we may say that the consumer is indifferent across this combination। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो कंज्यूमर है वो कैसा है, इनडिफरेंट है। अच्छा इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे ना आपको कोई एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे आपको किसी भी तरीके का क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी कॉम्बिनेशन को पिक करने का, क्योंकि हर एक बार में आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम ही आ रहा है। टुगेदर दिस कॉम्बिनेशन फॉर्म्स एन इंडिफरेंस सेट। इसको इसी को क्या बोला गया, इंडिफरेंस सेट बोला गया। मतलब अगर हम बात करें तो ये पूरा क्या था, ये इंडिफरेंस सेट है, ठीक है। अगर पेपर में बनाने को आ जाएगा तो आप क्या करोगे, पूरा इस तरीके से पिक्चर बना के आओगे। कॉम्बिनेशन, टू गुड्स एंड देयर सॉरी कॉम्बिनेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, या फिर जो भी चीज आपकी वहां पे आप जिस भी चीज को आप मेंशन करना चाहते हो वो, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ऑरेंज, एंड देयर वेरियस कॉम्बिनेशंस। इस तरीके से आप क्या करोगे, इंडिफरेंस सेट बना के आओगे। फिर इंडिफरेंस सेट के बाद इसका इंडिफरेंस कब क्या है, इस तरीके से बनेगा। देखो पहले वाले बच्चे ने क्या बोला, उसको क्या चाहिए, मैंगो कितना चाहिए, बस एक चाहिए, तो ऑरेंज कितने लेगा, वो 14 ले लेगा, ठीक है। दूसरे वाले बच्चे ने बोला कि उसको क्या चाहिए, मैंगो 2 चाहिए, तो फिर उसने क्या बोला कि उसको क्या चाहिए, 9 ऑरेंजेस चाहिए, ठीक है। सॉरी। फिर तीसरे वाले बच्चे ने क्या बोला कि उसको नंबर ऑफ मैंगोज कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो उसने क्या बोला कि उसको ऑरेंजेस कितने चाहिए, सिर्फ 6 चाहिए, ठीक है। तो उसने ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया। फिर जो हमारा फोर्थ बचा था, क्या नाम था उसका, डी, उसने क्या बोला, मेरे को आप नंबर ऑफ मैंगोज कितने दो, 4 दो, लेकिन उसको नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी 4 चाहिए थे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये था। फिर हमने बोला कि क्या कहते हैं, 4, उसने बोला कि हमें क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज चाहिए 5, तो हमने बोला कि ठीक है आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने मिलेंगे, 3।
तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए जो आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इनडिफरेंस कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडिफरेंस कर्व। जो कोई कर्वेचुअर लाइन दिखाई दे रही है इसी को क्या बोला जाता है, इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। एंड इसकी शेप कैसी होती है, शेप कैसी होती है, इसकी होती है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ देता है कि कैसी शेप है, तो क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मैनी टाइम आपके एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस का, तो वहां पे लिखा होगा लेफ्ट टू राइट होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, कॉनकेव टू ओरिजिन होगी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इस तरीके से क्या होता है, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इसकी कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ठीक है। अभी अभी हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, फीचर्स या प्रॉपर्टी पढ़नी है किसकी, इनडिफरेंस कर्व की। फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज, या इसको कई बार क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ भी वर्ड लिख के आ सकता है कि व्हाट इज द फीचर्स, या फिर व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, या फिर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तीनों वर्ड्स का सेम ही मतलब होता है कि फीचर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडिफरेंस कर्व की। तो हमें क्या है, इनको वन बाय वन समझना है, ठीक है। अच्छा, इनको वन बाय वन समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार समराइज्ड मैनर में पढ़ लेते हैं कि हमें किस किस के बारे में क्या है पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारे फीचर्स क्या होते हैं या हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इनको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं एक जगह पे, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इन शॉर्ट लिख दिया मैंने आईसी। तो यहाँ पे हमें इसको पढ़ने जाना है। देखो, सबसे पहला फीचर तो हमारा क्या होता है कि आईसी का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो हम लिखेंगे आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। पहला फीचर तो हमारा यही हो गया। इसको हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि डिटेलिंग के समय आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला फीचर क्या है कि आईसी का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है कि आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आईसी क्या होता है, इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सेकंड फीचर क्या हो गया हमारा, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, हायर आईसी शोज, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा थर्ड नंबर का सेटिस्फेक्शन। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का क्या है, आई सी डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक फीचर हमारा ये हो गया। एक लास्ट फीचर हमारा क्या कहता है कि आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। ये क्या है, फीचर है हमारे किसके, आईसी के। कि आईसी कर्व की जो फीचर है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा आईसी कर्व है, तो इन पांच फीचर की मदद से, या इन पांच कैरेक्टरिस्टिक की, या इन पांच प्रॉपर्टीज की मदद से आप बता सकते हो कि ये कर्व क्या है, हमारा आईसी कर्व है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो या तो 4 मार्क्स के लिए आएगा या 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, ये पांच फीचर बताने पड़ेंगे, एंड इसके बाद क्या करना होगा, इनकी डिटेलिंग देनी होगी, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेलिंग को समझते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है, आईसी कर्व कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, हायर आईसी शो करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, आईसी कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, एंड लास्ट हमारा जो आईसी है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। ये क्या थे, हमारे फीचर थे। अभी हमें इनको क्या है, वन बाय वन समझना है। फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं हम क्या है करके, ठीक है। तो फीचर में सबसे पहला क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे की तरफ को होता है, ठीक है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन लेफ्ट टू राइट होता है। ये आईसी कर्व आपको दिख रहा है, ये कैसा है, इधर वाला पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं।
तो ये क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। एंड सेकंड आपने एक चीज और भी ऑब्जर्व करें, ये हमेशा क्या है, नीचे की तरफ को गिर रहा है, मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ को जा रहा है। तो इसका शेप कैसा होता है, आईसी स्लोप्स कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा है। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट को जा रहा है, इस तरीके से ना, ऐसे जा रहा है ये। एंड कैसा है, नीचे की तरफ को है, कैसा है, नीचे की तरफ को है। तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप होता है इसका, नेगेटिव। अगर कोई चीज हमारी कैसी है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो कैसा स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। इट इंप्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव स्लोप क्यों है, अगर एक कंज्यूमर ये चाहता है ना कि वो अपने कंजम्पशन, किसी एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाए, तो दूसरे को उसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा X1 गुड्स का कंजम्पशन हो रहा था, तो हम यहाँ पे कितना कर रहे थे, Y1 कर रहे थे। अगर मेरे को इससे बढ़ाना है, तो इस वाले को मेरे को डेफिनेटली घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके कंजम्पशन को इंटेक्ट रख के या इसके कंजम्पशन को बढ़ा के आप कभी भी क्या कर सकते हो, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका बढ़ाना है, मान लो X1 से आपको X2 जाना है, तो यहाँ पे Y1 से भी आपको Y2 आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए। इसी तरीके से अगर आपको X2 से भी X3 जाना है, मतलब फिर से आपको कंजम्पशन बढ़ाना है, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को अपना घटाना पड़ेगा। तो X3 से कहाँ पे आ जाएंगे, Y3 में। तो इट इम्प्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। ठीक है, अगर वो चाहता है कि कंज्यूमर डिसाइड करता है कि अगर उसे एक गुड्स का ज्यादा कंजम्पशन करना है, तो उसे बाकी गुड्स में क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इट इज ओनली देन दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द आईसी। अगर वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को घटाता है, तभी उसका क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं सोचूं कि यहाँ से X1 से X2 पे मैंने अपना जो बेसिकली जो हमारी डिमांड है वो शिफ्ट कर दी, और मैंने सोचा मैं Y1 को चेंज नहीं करती, तो मेरा यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे भी आपका एक आईसी कर्व बन रहा है और यहाँ पे भी एक आईसी कर्व बन रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो आईसी का जो कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। इट implies that consumer decided to have more of one good, he must have less of the other। अगर कंज्यूमर चाहता है कि एक गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ा दे, तो दूसरे वाले को उससे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इट इज ओनली दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द आईसी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है हमारा कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंटैक्ट रहे, जब हमारे क्या रहेंगे, एक के कंजम्पशन के बढ़ने से दूसरे के कंजम्पशन को क्या करें, घटाए। ठीक है, इसके बाद फिर हमें अभी क्या समझना है कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अभी हमने अपना पहला फीचर पढ़ा, पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, अभी हमें क्या पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन। इसने क्या बोला, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन में इसने क्या बोला, इट मीन्स दैट जो स्लोप ऑफ आईसी होता है टेंड्स टू डिक्लाइन होता है, नीचे की तरफ घटता हुआ होता है। वी एज वी मूव अलोंग द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो आईसी कर्व है वो लेफ्ट से कहाँ जाता है, राइट की तरफ जाना शुरू कर देता है। द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी हम पीछे डिटेल में समझेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे सिर्फ ऐसे पढ़ के छोड़ रहे हैं। द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इंडिकेट दैट रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अदर। इसने बोला कि इसका मतलब क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि सपोज करो आपके पास 10 क्या है, ऑरेंजेस रखे हैं, 5 मैंगोज रखे हुए। आप चाहते हो कि आप ऑरेंजेस के कंजम्पशन को कितना करो, 12 कर दो। तो 12 कंजम्पशन करने के लिए आपको कितने मैंगो छोड़ने पड़ेंगे, आपने बोला मैं एक छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4। तो आप ये जो एक मैंगो छोड़ रहे हो किसके लिए, 2 ऑरेंजेस को बढ़ाने के लिए। ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one goods for other। MRS एक ऐसा रेट होता है जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग होता है या रेडी होता है अपने गुड्स को एक दूसरे गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि 2 ऑरेंजेस के लिए आप अपने एक मैंगो को क्या है, छोड़ने वाले हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चलो, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ की शेप किस तरीके से होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, डेफिनेशन के केस में भी पढ़ा था, एंड उसके बाद भी हमने पढ़ा था कि क्या होती है,
ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारी कैसी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसी कप का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। एक के कंजम्पशन को अगर तुम्हें घटाना, सॉरी, एक के कंजम्पशन को अगर आपको बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंजम्पशन आपका पी था, मतलब वन के लिए, कॉमोडिटी वन के लिए यहाँ पे कितना था, पी था। लेकिन अगर आपने कॉमोडिटी टू को क्या करा, बढ़ा के टू करा, तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन पी से नीचे की तरफ आके क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ा के नीचे की तरफ आगे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। चलो, अगर हमने एमआरएस के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लिया, तो एमआरएस को पढ़ ही लेते हैं कि क्या था हमारा एमआरएस। ठीक है, ये एक अलग से तुम्हारा कोई फीचर नहीं है। एमआरएस, एमआरएस क्या है, इसी के अंदर एक टॉपिक है, किसके अंदर, कि हमारा जो आईसी कर्व की शेप है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। देखो, व्हाई शुड एमआरएस डिक्लाइन, एमआरएस को घटता हुआ क्यों होना चाहिए, इसको समझते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ गुड्स एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन। जैसे जैसे वो किसी गुड्स को कंज्यूम करता जाता है, गुड्स एक्स को, उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना उसे कंज्यूम करने की, वो कम होती चली जाती है। जैसे आप अपने केस में ही देखोगे कि मान लो आपके पास क्या है, 10 चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है ना। आपने पहली चॉकलेट को कंज्यूम करा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, फिर आपने क्या करा, सेकंड को कंज्यूम करा, थर्ड को कंज्यूम करा, फोर्थ को कंज्यूम करा। ऐसे जब आप बार बार उसको कंज्यूमशन कर रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल घटता चला जा रहा है ना। पहली वाली चॉकलेट को खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला था, वो दूसरी को खाने के बाद उतना नहीं मिला, थोड़ा कम मिला। फिर थर्ड में थोड़ा और कम मिला, फिर फोर्थ में बहुत कम मिला, फिर उससे कम मिला, उससे कम मिला। और एक टाइम बाद आपको क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ही जीरो हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस में भी चला जाएगा। तो इसका मतलब इसने बोला कि जैसे जैसे हम गुड्स की क्या है, कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं गुड्स एक्स के, वैसे वैसे हमारा क्या हो जाता है, उससे मिलने वाली हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड, as more and more unit of good x are given up, his intensity of desire for good y tends to rise। जबकि दूसरी तरफ, जैसे जैसे आप क्या करते हो, किसी गुड्स के कंजम्पशन को घटा रहे हो, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो डिजायर है ना कि ये गुड्स मेरे पास होना चाहिए, वो बढ़ती चली जाती है। इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई टेंड टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ बीइंग सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई। अकॉर्डिंगली, sacrificing y per unit of additional x tends to fall as we move down the IC curve. Thus, IC is convex to the origin because MRS tends to decline. क्योंकि marginal rate of substitution कैसा होता है आपका, डिक्लाइनिंग इन नेचर होता है। एक गुड्स के बढ़ाने पे हमें दूसरा घटाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एमआरएस का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के साथ किस तरीके से रिलेशन बनता है। ठीक है, क्यों हमारा जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, ये पूरी चीज समझ में आई होगी कि हमारा एमआरएस क्या होता है। अच्छा, एमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एमआरएस का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे चीज समझ में आएगी क्या है, अगर एक के कंजम्पशन को हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके कंजम्पशन के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चले जा रहा है। जबकि अगर हम दूसरे गुड्स की बात करें, अगर हम उसके सेटिस्फेक्शन को घटा रहे हैं, तो उससे मिलने वाला जो हमारा सेटिस्फेक्शन, कंजम्पशन घटा रहे, तो उससे मिलने वाला हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ते चले जाता है। और इस तरीके के जो नेगेटिव रिलेशन है, इनकी वजह से हमारी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाती है, नीचे की तरफ गिरती हुई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कौन सी, कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, उसका क्या था, ये एक्सप्लेनेशन था। अभी हमें अपना थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ना है कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊपर आईसी कर्व जाता जाएगा, उतना ज्यादा ये हमारे ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। हायर आईसी टू द राइट एंड अबव अनदर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हमें अगर दो आईसी कर्व बने हुए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। तो हमेशा जो राइट साइड की जो हमारे आईसी कर्व होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, हायर साइड में होंगे। ठीक है, जैसे इसके हायर ये वाला हो जाएगा, इसका हायर ये होगा, और इसका हायर ये होगा। इस तरीके से हमारे क्या है, बनते चले जाएंगे ये। तो इसने क्या बोला कि जो हायर आईसीज होते हैं, इससे ऊपर जो आईसी है, ये इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मतलब आईसी टू पे बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है, वो आईसी वन पे बनने वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। इसी तरीके से आईसी थ्री पे बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है, वो आईसी टू से क्या करेंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Thus, IC4 indicates higher level of satisfaction than IC3। अभी हमने समझा था
इसी तरीके से IC3 जो इंडिकेट करेगा कि उसे IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, एंड IC1 से क्या करेगा, IC1 का सेटिस्फेक्शन क्या है, IC2 से कम है। इसका मतलब हम समझे कि कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये है 1 2 3 एंड 4, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अगर आप 1 से 1 को मिलाते हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप क्या करते हो 4 से 1 को मिलाते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 को 2 से मिलाया, सॉरी 1 से मिलाया, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इसके सेटिस्फेक्शन लेवल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ईच आईसी इन द इंडिफरेंस मैप कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, हायर आईसी कॉरस्पॉन्ड टू द हायर लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, हमारा जो आईसी कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो क्यों रहा है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसके पीछे मेन रीजन है कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तभी तो वो अपने क्या करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, क्या है, कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के साथ क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के साथ हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, हमारा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा, एंड इस कंजम्पशन के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी इसका हमें फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ना है, आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी जो हमारे दो आईसी या तीन आईसीज है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। कंसिडर पॉइंट ए एंड बी, हमने क्या बोला, एक दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, जो कि एक ही कर्व में है, ठीक है। दीज आर ऑन द सेम आईसी, ये सेम आईसी पे है, इसका मतलब इनके द्वारा जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, बराबर होगा। अभी हमने समझा था कि एक आईसी पे बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ए और बी का क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। इसके बाद हमने बोला सिंस ए इक्वल टू बी है। अब हम अगर अपने सेकंड वाले IC2 की बात करें, ये किसकी बात थी, IC1 की बात थी, ठीक है। अब हम बात करें अपनी IC2 की। IC2 क्या कहता है कि ए एंड सी, इसके ऊपर क्या है, दो कॉम्बिनेशन है, एक ए है एंड एक सी है, तो यहाँ पे ए और सी का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ए बराबर बी के है और ए बराबर सी के भी है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बी बराबर सी के भी होगा, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सिंस ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू सी, वी कैन कंक्लूड दैट बी इक्वल्स टू सी। बट दिस इज नॉट लॉजिकल, क्यों लॉजिकल नहीं है, बिकॉज एट बोथ बी एंड सी द कंजम्पशन ऑफ गुड बाई इज सेम, जो कंजम्पशन है क्या है, वो सेम है। बी एंड सी के केस में गुड्स वाई का क्या है, कंजम्पशन सेम है। दिस इज द वायोलेशन ऑफ हायर आईसी गिव्स द मोर सेटिस्फेक्शन, ये तो वायोलेशन हो गया किस चीज का, जो हायर आईसी है वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। लॉजिकली हमारा होना क्या चाहिए था, ये वाला जो आईसी कर्व है वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, है ना, क्योंकि क्या है, हायर साइड में है, लेकिन ये तो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो सेटिस्फेक्शन कैसा हो गया, हमारा सेम हो गया। इसका मतलब जो आईसी है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, आईसी कर्व का वायोलेशन है, ठीक है। ये इसका क्या था, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमने क्या समझना है कि आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आईसी कभी भी एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसको समझते हैं क्यों। दिस इज बिकॉज आईसी एनालिसिस कंसिडर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। इसने क्या बोला, साइमल्टेनियसली। जब हमने इसका आईसी कर्व का डेफिनेशन समझा था, वहीं पे हमने क्या समझा था कि जो आईसी कर्व है वो किसके केस में काम करता है, दो गुड्स के केस में काम करता है, जहां पे दो गुड्स एक साथ काम करते हैं। अच्छा, अगर एक चीज समझो कि जो आईसी कर्व क्या है, वाई एक्सिस को टच करता है, अगर इसने वाई एक्सिस को टच कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन कितना है, 0 है। एक्स का कंजम्पशन कितना है, 0। तो यहाँ पे दो कमोडिटी का कंजम्पशन तो हुआ ही नहीं। जब दो कमोडिटी का कंजम्पशन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे आईसी कर्व क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे बोले कि जो आईसी है टच करता है एक्स एक्सिस को, अगर इसने एक्स एक्सिस को टच करा, ठीक है, इसने क्या करा, एक्स एक्सिस को क्या करा, टच कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई का, यहाँ पे वाई का, सॉरी, यहाँ पे वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप आईसी कर्व में सिर्फ एक ही गुड्स की कंजम्पशन के बाद वहां पर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेट करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या बोला, हमारा आईसी कर्व, चाहे आप कमोडिटी एक्स या वाई की 0.00 कमोडिटी का भी, सॉरी 0.001 कमोडिटी का भी कंजम्पशन करो, लेकिन कंजम्पशन होना जरूरी है। अगर कंजम्पशन नहीं होता तो इसका मतलब आईसी का भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी क्या है, कभी भी एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है, इतना हमने समझा।
कितने फीचर समझे हमने? 5। पहला फीचर क्या था कि आईसी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने के लिए हमने क्या समझा था कि जो हमारा आईसी होता है वो कैसे होता है, उसका जो स्लोप होता है वो क्या, सॉरी, किसकी वजह से होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। थर्ड हमने फीचर पढ़ा था हायर आईसी शो करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। फोर्थ हमने समझा था कि हमारा जो आईसी कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट वाला हमने समझा कि जो हायर सॉरी आईसी जो है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है इसका मतलब वाई का कंजम्पशन जीरो है, अगर वाई एक्सिस को टच करता है इसका मतलब एक्स का कंजम्पशन जीरो है। और आईसी कर्व में दो गुड्स का कंजम्पशन होना जरूरी है। अगर दो गुड्स का कंजम्पशन नहीं है तो इसका मतलब आईसी कर्व नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसके 5 फीचर हो गए जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। अगर आप एग्जाम में इनको लिखते हो तो साथ साथ के साथ इनका डायग्राम भी आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, इसका कंप्लीट आंसर था कि आईसी कर्व की क्या है, शेप किस तरीके से होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या था करके। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस बेसिकली जो ये चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व, ये कौन सी इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करा था? जे आर हिक्स ने। किसने करा था? जे आर हिक्स ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका टॉपिक ये था। फिर हमने पढ़ा था कि जो आईसी एनालिसिस होता है वो डिफरेंट होता है किससे, यूटिलिटी एनालिसिस से। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें किसने दिया था? एल्बर्ट मार्शल ने दिया था। जबकि जो आईसी एनालिसिस है इसके बारे में हमें किसने बताया था? इसके बारे में बताया था हमें प्रोफेसर जे आर हिक्स ने। इसके बाद फिर हमने समझा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा चार्ट होता है जहां पे हम वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करते हैं किस चीज के, गुड्स के, जहां पे वो क्या करता है, हमें सेम सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व था। फिर इसके बाद हमने ये समझा था कि इंडिफरेंस कर्व में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। जिसमें हमने बेसिकली क्या समझा था? फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होना चाहिए एंड दोनों गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर है उसका या जो इंडिविजुअल है उसका जो प्रेफरेंस है दोनों गुड्स के लिए क्या है, सेम है। इसके बाद फिर हमने क्या समझा था कि अलोंग द कर्व अ कंज्यूमर हैज एन इक्वल प्रेफरेंस फॉर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स शोन। इसके बाद हमने क्या समझा था कि हमारा जो आईसी कर्व है उसका शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है? एमआरएस के कारण। एमआरएस का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसके 4 पॉइंट थे जो हमें मेंशन करने हैं किस टाइम पे, आईसी कर्व की स्टडी के टाइम पे। फिर हमने ये समझा था कि हर एक कर्व की या हर एक बेसिकली कॉन्सेप्ट की क्या होती है, कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसके अंदर उसे काम करना होता है। तो यहाँ पे हमने 5 एजम्पशन समझी थी किसकी, आईसी कर्व की, जिसमें पहली एजम्पशन तो ये थी कि आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है डज नॉट चेंज। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर द सेटिस्फेक्शन लेवल विल राइज। ठीक है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। फिर हमने समझा था कि हमारा जो कंज्यूमर है बेसिकली वो क्या है, जो दो गुड्स को वो ऑप्ट करने जा रहा है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एनी अदर गुड्स हमारा जो आईसी कव है वो क्या, आईसी कव की जो थ्योरी है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसके बाद हमने क्या समझा था कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस है फॉर दीज टू गुड्स या फॉर दिस सब्स्टिट्यूट गुड्स वो कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा था। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस हमें क्या बताता है कि अगर एक गुड्स को हम क्या करते हैं, अगर एक गुड्स क्या है हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कंज्यूम करने की वो कम हो जाती है, वाइस वर्सा। एंड लास्ट वाली जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या थी कि जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, जो एक नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में ये डिसीजन ले सकता है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे मैक्सिमम होगा। इसके बाद हमने इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व तो हम पढ़ चुके हैं, इंडिफरेंस सेट के बारे में समझा था कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। तो इंडिफरेंस सेट एक ऐसा सेट है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, हमारा सेम होता है। आफ्टर दैट हमने क्या समझा था कि हमारे जो इंडिफरेंस कर्व के क्या है, फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके फीचर में हमने 5 फीचर पढ़े थे। सबसे पहले कि हमारा जो आईसी कर्व होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्लोप्स डाउनवर्ड होना चाहिए। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, आईसी का जो स्लोप होता है कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन किसकी वजह से होता है, एमआरएस के कारण। इसके बाद हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आफ्टर दैट आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
और उसके बाद हमने समझा था कि हमारा जो आईसी कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये क्या थी, हमारे 5 फीचर थे जो हमने इसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 में हमें किसके बारे में पढ़ना है? पार्ट 2 में हमारे जो कॉन्सेप्ट है या हमारी जो पूरी डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? कंज्यूमर बजट के ऊपर। किसके ऊपर? कंज्यूमर बजट के ऊपर क्या होगा? बेस्ड होगा। ठीक है, जहां पे हम पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर है उसका बजट किस तरीके से बिहेव करता है। कंज्यूमर बिहेव बजट के अलावा हम क्या समझेंगे? इसकी कर्व को समझेंगे कि इसका कर्व किस तरीके से होता है, इसका स्लोप किस तरीके से होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? पार्ट 1 एंड होता है। थैंक यू सो मच।